तो प्यारे बच्चों, जय हिंद एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सबको। और न्यू 2000 मिशन 2025 पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये न्यू लाइट का रिजोल्यूशन है, हमारे डायरेक्टर सिंह सर का रिजोल्यूशन है। और इसके लिए बहुत सारी नई योजनाएं और आपके लिए लाई जा रही हैं कि जो नहीं आ सकते हैं वो पढ़ें। तो अपडेट बने रहिए, न्यू लाइट के चैनल से आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। और हम लोग आज करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट 31 9 जनवरी का डिस्कशन है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ए पार्टिकल मूव्स पार्टिकल मूव्स rectilinearly with a constant acceleration 1 meter per second square. The particle is going on a straight line with uniform acceleration 1 meter per second square. t is equal to 0 पे कहीं ये रहा होगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। नहीं मालूम मुझे को वेलोसिटी कितनी है, इट इज नॉट गिवन, ये नहीं दिया है। और इसकी स्पीड 10 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड है। तो सपोज ये वेलोसिटी u मान लेते हैं एंड t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो u कितना रहा होगा निकालते हैं पहले। तो 5 इज इक्वल टू u प्लस 10 इंटू 1। तो u इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है। तो अगर किसी ने ये कर दिया जो मैं कर रहा हूं, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहाँ लिख दिया -5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 10 का स्क्वायर, तो -50 प्लस 50 0 आ जाएगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है, क्योंकि पार्टिकल तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है भैया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो कभी 0 होगी ही नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड सिर्फ एक कंडीशन में 0 हो सकती है कि पार्टिकल मूव करे ही नहीं, वो रेस्ट में बना रहे। ये वैसे भी मैं बता दूं कि ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है, ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है, ये डिस्टेंस नहीं देता है जो यहां पूछी गई है। डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका होता है, वो या तो ग्राफ से निकालिए या फिर इंटीग्रल v dt से निकालिए। तो हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो ग्राफ से करते हैं, ज्यादा इजी है। हम ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रफली बनाते हैं, इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी -5 थी और t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर वेलोसिटी है +5 थी।
और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आपको मालूम होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इसका एरिया निकलेगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। यू कैन कैलकुलेट एरिया। सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आप ये एरिया कैलकुलेट कर ले तो इतने ड्यूरेशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप से गया है तो ये एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन दोनों एरिया को माइनस करेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों एरिया को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों एरिया को हमें निकाल के प्लस करना है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है निकाल लेते हैं। इक्वेशन है इनिशियल वेलोसिटी -5 है प्लस 10 इंटू टी बराबर 0। तो टी बराबर 1 इंटू टी। हम चाहते हैं कि कितने समय पर वेलोसिटी 0 आ जाए, तो t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी 0। अब दोनों एरिया को निकाल लेते हैं। ये वाला एरिया है हाफ, बेस यानी 5 इंटू हाइट यानी 5, ये वैल्यू आ गई 25/2। ये वाला एरिया भी निकाल लेंगे, ये भी यही आएगा, हाफ 5 इंटू 5, बेस भी 5 है, हाइट भी 5 है, ये भी 25/2। देखो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 0 आ रहा है, वो फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट देता है। और डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 25/2 25/2 दैट मीन्स 25। ये 25 मीटर इसका आंसर होगा। डिस्टेंस निकालने के और भी तरीके हैं, बट अपने सिलेबस में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना सबसे इजी रहता है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है और देखिए ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिया है, ये दोनों सेल्स पैरेलल में है, सेल्स आर इन पैरेलल। और अगर पैरेलल में सेल हो तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो फॉर्मूले में लगा देंगे 5/2.5, ये E1/R1 हो गया। इसको माइनस लेंगे क्योंकि देखिए पोलैरिटी चेंज है, तो -4/5 ये बना अपॉन 1/2.5 प्लस 1/5। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 5/2.52 हो गया, 4/5 ये 0.8 हो गया, 1/2.5 और 5
तो 5 एलसीएम ले लिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो 1.4 into 5 divided by 3, टू माइनस 1.2 हुआ, 2 माइनस 1.6, 2 माइनस 0.8, तो ये 1.2 into 5 आया, अपॉन 3 प्लस 3, ये 1.2 है, 5 ऊपर गया 3, तो 6/3 यानी 2 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए वही पैरेलल वाला फॉर्मूला, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2.5, ये R1 है और ये 1/5, तो 5 एलसीएम हो गया, 2 प्लस 1, 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 5/3। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 5/3, तो और आंसर इज 3। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले का क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखें। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और स्टडी स्टेट में दोनों पर चार्जेस पूछने हैं। तो स्टडी स्टेट में बेटा हमारे पास यहां से करंट नहीं जाएगी, नो करंट। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि करंट को जाने का रास्ता ही नहीं है। स्टडी स्टेट में कैपेसिटर्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, तो नो करंट इज देयर। तो अगर हम वोल्टेज निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दोनों वोल्टेज ए और बी के, ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। दिस इज 0 पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB बराबर ऐसे जुड़े हुए हैं, 0 into 4, तो ये बराबर 0 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इस पे चार्ज भी 0 रहेगा। तो 24 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। तो 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज हो जाएगा Q अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड, दैट इज 12 into 10 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम। थर्ड आंसर ये दिया हुआ है। और यहां पे आप इसको किरचॉफ्स लॉ से भी ये कर सकते थे। देयर इज अनदर मेथड, वो भी हम आपको बताते हैं। आप ऐसा करिए कि इस वाले को अर्थ कर लीजिए, ये अर्थ है। तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का 0 हो गया, यहाँ का भी 0 हो गया क्योंकि इसमें से करंट नहीं जा रही है। यहाँ का भी 0 हो गया, और ये 0 है, ये 0 है, तो ये 12 हो गया।
दिस इज 12। तो इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 24 माइक्रोफैराड के अक्रॉस 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने यहाँ चला ये अर्थ किया तो 0 0 0 0 0, तो 12 यहाँ आया तो 12 इंटू 10, 0 यहाँ आया 0, थर्ड आंसर हो गया। A particle is moving on a circular path of speed r, radius r, तो ये रेडियस r है, with uniform speed v. What is the displacement of the particle after it has described an angle of 60 degree? तो सपोज यहां था और 60 डिग्री घूम के यहां आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट a vector from initial position to final position, ये डिस्प्लेसमेंट होगा रेड एरो की लेंथ। हाउ मच विल इट बी? तो देखो भाई, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये एंगल 60 है, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। 8th क्लास की ज्योमेट्री लगा है। ये है सिचुएशन, ये एंगल 60 है और ये दोनों साइड बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे भाई, क्योंकि साइड बराबर, दोनों थीटा थीटा होंगे। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम यानी 2 थीटा प्लस 60 ये 180 होता है। तो यहां से थीटा भी 60 हो गया, यानी ये भी 60 आया, ये भी 60 आया, तो ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा बन गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये दोनों भी 60 आ गए, तो जितनी ये आर है उतनी ही ये भी आर होगी, उतनी ही ये भी आर हो जाएगी। किसी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, थर्ड आंसर इसका आंसर आ जाएगा। वैसे एक आपको बता दें कि सपोज ये 60 डिग्री ना हो तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 2r sin थीटा बाई 2। सपोज ये 60 ना आए, पार्टिकल थीटा डिस्प्लेस हो जाए, तो ये वाली लेंथ होगी 2r sin थीटा बाई 2। सोल्यूशन में आपका ये फॉर्मूला देके निकाला गया है, मैंने ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, वोल्टेज अक्रॉस आर, पहले तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट बना ले, आर भी बना लिया, एल भी बना लिया और सी भी बना लिया। यहाँ पे मैंने कोई वोल्टेज सोर्स भी जोड़ दिया, इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट दिया गया है और आर की वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम, सी की वैल्यू दी हुई है 2 माइक्रोफैराड, दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी गई है 200 रेडियन पर सेकेंड, एट रेजोनेंस दी वोल्टेज अक्रॉस एल विल बी, इसके अक्रॉस एल वोल्टेज निकालना है और इट इज गिवन दैट कि रेजोनेंस है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे रेजोनेंस है, एट रेजोनेंस पूछ रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी भी दी है ओमेगा आर बराबर 200 रेडियन पर सेकेंड
दी हुई थी। तो आप XC निकाल लो, कितना हुआ 1/ωc। तो VC कितना होगा 1/ωc मल्टीप्लाइड बाई करंट। करंट इस सर्किट में I है, तो 1/ωc और I की जगह रख देंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी दिया है और इसका रेजिस्टेंस भी दिया है, तो करंट इससे निकल आएगी V/R से। तो ये 100 वोल्ट है, 100, और रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, यानी 1 × 1000 ओम। ओमेगा दिया है 200 और C दिया है, सारी वैल्यूज रख दे रहे हैं, 2 माइक्रोफैराड, 10 × 10⁻⁻6 into 100/1000। तो देखो ये दोनों जीरो कट गए, ये 100 आ गया, और ये करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये 1000 है, ये 10⁻⁻3 है, तो 10⁻6 ऊपर चला गया तो 1000 बचा, और नीचे आ गया, ये 100 से काटा था, सॉरी, ये आ गया था, ये 200 था और इसको 100 से काटा था तो 2 आया, तो 2 2 जा 4, 250 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस 250 वोल्ट आ गया। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन में XL = XC होता है और VL होता है IXL और VC होता है IXC। सीरीज है, करंट सेम होगी, जो IXC होगा वही IXL होगा, यानी जितना कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज आ जाएगा, दैट मीन्स 250 वोल्ट। सिक्स क्वेश्चन, इस सर्किट का पावर फैक्टर दिया गया है और मुझसे पूछा गया है कि कैपेसिटेंस ये कितना है। हम मान लेते हैं कि ये कैपेसिटेंस P है। अब मैं पावर फैक्टर लिखता हूं, ये ओमेगा बराबर 100 दिया हुआ है, तो R बराबर 10 है, XL कितना होगा 100 × 0.1, यानी ये भी 10 हो गया। XC कितना होगा, ये होता है 1/ωc, C ही हमको पूछना है, खैर कितना हमें मालूम है, हम लिख लेते हैं। पावर फैक्टर होता है cos फाई, इसको आप लोग जानते होंगे, ये R/Z के बराबर होता है, cos फाई इज R/Z। तो cos फाई इज 1/√2 इज इक्वल टू R मीन्स 10 और Z मीन्स √10 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैंने Z भी लिख दिया, आप चाहो तो शुरू से चलो, अगर बीच से नहीं चल सकते हो लिखो cos फाई बराबर R/Z
तो cos फाई 1/√2 है। r लिखो यहाँ r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिखो। अब वैल्यू रख दो भाई, r की जगह 10, एक्सएल की जगह 10। अभी हमने एक्सएल नहीं रखा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर कर दो। तो 10² प्लस 10 माइनस एक्सी, एक्सएल की जगह मैंने 10 रख दिया, होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में था, इज इक्वल टू 10√2। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 100 प्लस 10 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 200 आएगा। तो 10 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बेटा आ गया 100। तो बेटा 10 माइनस एक्सी बराबर प्लस माइनस 10 ले लेना। स्क्वायर रूट प्लस 10 भी हो सकता है, माइनस 10 भी हो सकता है। तो अगर मैं प्लस 10 लूंगा, 10 माइनस एक्सी बराबर 10, तो एक्सी बराबर 0 आ जाएगा। तो 0 बराबर 1/ओमेगा c। तो c की वैल्यू भाई इंफिनिटी आ जाएगी, 100c, 1/ओमेगा c एक्सी। तो ये 0 है तो c की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। अब दूसरी वैल्यू से ट्राई करेंगे। 10 माइनस एक्सी बराबर -10, तो एक्सी बराबर 20। यस, अब ठीक है, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं। 20 इज इक्वल टू 1/ओमेगा, यानी 100 इंटू सी। तो c बराबर 1/20 इंटू 100, इतने फैराड आ रही है। ऑल दी आंसर्स आर माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड के लिए हम यहाँ पे 10⁶ कर दे रहे हैं। तो 3 जीरो कट जाएंगे, 1000/2, तो आंसर आ जाएगा 500 माइक्रोफैराड। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ये। बढ़िया क्वेश्चन था और कई लोग इस जगह निपट गए होंगे, मुझे मालूम है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। A small steel ball falls through a syrup at a constant speed of 100 cm/s, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी है। If steel ball is pulled upwards with a force equal to twice its effective weight, how fast will it move upward? तो थोड़ा बेसिक का क्वेश्चन है। जब ये स्टील बॉल कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रही है तो इसका वेट नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, और साथ में स्टोक्स फोर्स भी लग रहा है ऊपर की ओर, जो होता है 6 पाई ईटा r इंटू बी टर्मिनल। तो मैं इस बैलेंसिंग इक्वेशन को लिखता हूं। कितना होगा? तो W माइनस U माइनस 6 पाई ईटा r, और वेलोसिटी ये 10 है, एंड दिस विल बिकम 0
क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स बराबर 0 मास इंटू 0 एक्सेलरेशन, नेट फोर्स 0 होगा। तो ये मेरे पास आ गया W माइनस U इज इक्वल टू 6 पाई थीटा R इंटू 10। सेकेंड सिचुएशन में कहा गया कि जितना इसका इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट ये है, यही टर्म है। इफेक्टिव वेट मतलब W माइनस U, इसके दोगुने के बराबर फोर्स ऊपर लगा दिया गया है। तो 2W माइनस U ऊपर लगा दिया गया है, और ये तो तुमने लगा दिया है अपना W और अपना U तो लगेगा ही, वो थोड़ी ना हटेगा। लिक्विड है तो ड्रॉप का वेट लगेगा, बॉल का, लिक्विड का थ्रस्ट लगेगा, और जितना इफेक्टिव वेट था उसका दुगना किसी ने और ऊपर लगा दिया ये। तो अब ये बॉडी जो है हमारे पास ऊपर जाने लगेगी, और जब ऊपर जाने लगेगी, ज्यादा हो गया भाई ये इससे, तो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर, सपोज इस बार वेलोसिटी बी है, ये नीचे लगेगा। ये इसकी मैकेनिक्स की कहानी है। अब आप इसमें दोबारा इक्वेशन बनाइए, बैलेंस कर दीजिए। 2W माइनस U, ये ऊपर है, प्लस U माइनस W माइनस 6 पाई ईटा R इंटू V बराबर 0। अब ये 2W माइनस W, तो ये W हो गया, माइनस 2U प्लस U, ये W माइनस U बराबर 6 पाई ईटा R V आ जाएगा। और W माइनस U की वैल्यू ये दी गई है 6 पाई ईटा R इंटू 10 बराबर 6 पाई ईटा R इंटू 10। तो ये पूरे टर्म कैंसिल हो गए, और नई वाली वेलोसिटी भी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की होगी, लेकिन ये वेलोसिटी ऊपर नहीं होगी बल्कि नीचे की ओर, नीचे की ओर नहीं होगी बल्कि ऊपर की ओर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रिएक्शन है और ये सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड है। रिएक्शन लिखते हैं 2,1H प्लस 3,1H, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, बिकम्स हीलियम, और प्लस 1 न्यूट्रॉन है। एनर्जी रिलीज के दो फॉर्मूले होते हैं, सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बाइंडिंग एनर्जीज दी गई हैं, सबकी दी गई है। इसकी दी गई है A, और इसकी दी गई है B, इसकी दी गई है C। तो पहले प्रोडक्ट की लिखते हैं C। प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस है, एक न्यूट्रॉन है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेटा इसी की होगी, हीलियम की। वो तो न्यूक्लियस है नहीं, वो तो पार्टिकल है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। C माइनस, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एक की A है एक की B है, तो A प्लस B।
तो रिलीज एनर्जी हो जाएगी C माइनस A माइनस B। थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद फिर ये निकालना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और वेवलेंथ दी गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो K मैक्स बराबर एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटॉन के लिए फॉर्मूला है 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12400 बटे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदल लीजिए, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 10। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा और वर्क फंक्शन दिया है 2.3। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग आ जाएगा। डिवाइड करने में कोई कठिन नहीं है। ये देखिए डेसिमल हट जाएगा, ये एक जीरो बढ़ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 124 बटे 48 माइनस 2.3 काट लीजिए जिससे काट सकते हो, और किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, 31 बटे 12 आ रहा है। तो लगभग ये 31 बटे 12 माइनस 2.3। तो 12 दूनी 24 आएगा और 7 बचेगा। तो 12 पंचे 7, 12 6 72, लगभग 2.6 माइनस 2.3। तो ऑलमोस्ट 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ जाएगी। इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द बैटरी इज। तो देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट चलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इससे नहीं जाएगी क्योंकि ये रिवर्स बाइस में आ गया, और ऐसे जाएगी ये। तो मेरे पास सर्किट ये बना, ये 10 वोल्ट है और ये एक 20 ओम लगा हुआ है, ये तो जा नहीं रहा है, और ये 5 5 10 ओम लगे हुए हैं ये। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है और बैटरी वाली करंट इन दोनों की सम के बराबर हो जाएगी। तो I बराबर 10/20 प्लस 10/10, तो 1.5 एम्पियर की करंट आ गई। थर्ड ऑप्शन इसका आएगा। इजी क्वेश्चन था ये। देखिए ये एक देखने में लंबा चौड़ा है, बहुत सरल क्वेश्चन है। स्टील स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ ए कॉपर रॉड as 80 centimeter when both are at 20 degrees Celsius. The calibration temperature for the scale. कैलिब्रेशन टेम्परेचर पर जिस पर मार्किंग की गई है, जो स्केल रीडिंग होती है वही ट्रू रीडिंग होती है। तो यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर रॉड की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और स्केल 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दोनों को 40 पे कर दिया, तो स्केल रीडिंग होती है
ट्रू रीडिंग अपॉन 1 प्लस अल्फा स्केल इंटू टी माइनस कैलिब्रेशन टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। ट्रू रीडिंग हो जाएगी 80 इंटू 1 प्लस, अब कॉपर रॉड है, कॉपर का अल्फा ये है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20, क्योंकि टेम्परेचर मेरा 20 से 40 गया है। ये डेल्टा टी है, फॉर्मूला लगा रहे हैं डेल्टा एल बराबर L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और नीचे वाला फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस 1.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पे बेटा ये मेरे पास थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है। ये कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता है। तो हिम्मत करो, गुणा भाग करो, थर्ड वाला आंसर पाओ। 12th, a ball is projected upward from the tower of height 10 मीटर। तो ये 10 मीटर की टावर है और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर 5√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमारे पास ये पार्टिकल को फेंका गया है। कह रहे हैं कि कितने समय के बाद पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम निकालना है, तो निकाल लेंगे। जब ये ग्राउंड पे जाएगा तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 5। हमने कंपोनेंट कर दिया। ये u साइन थीटा है uy, ये u कॉस थीटा है 5। जब पार्टिकल यहां से चल के ग्राउंड पर पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट y वाला ये हुआ, यानी -10 बराबर 5 इंटू टी माइनस r 10 इंटू टी स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। -10 5t माइनस 5t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी -2 बराबर 0। तो टी बराबर क्वाड्रेटिक है और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसे। टी स्क्वायर -2t प्लस टी -2 बराबर 0 फैक्टर हो जाएंगे। तो टी कॉमन लिया t -2, 1 कॉमन लिया t -2 बराबर 0। तो t -2 t प्लस 1 बराबर 0। एक तो t बराबर -1 आएगा, इसको छोड़ दीजिए, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता है। t -2 बराबर 0 करेंगे तो t बराबर 2 सेकंड होगा, और यही आंसर है। पार्टिकल को यहां से यहां आने में 2 सेकंड लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले आप एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स। मैंने इस पूरे ब्लॉक को मैं बना ही लेता हूं पहले। ये 3 ब्लॉक है, M 2M 4M, और ये ABC है। तो इसको एक सिस्टम मान लिया, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा F/7 है। टोटल मास से डिवाइड कर दिया।
अब अगर तुम्हें ए और बी के बीच में निकालना है तो यहां वाला फोर्स जो होगा बेटा वो इन दोनों को पुश कर रहा है। तो ए और बी के लिए यहां वाला फोर्स F1 बराबर हो जाएगा 6m इंटू F/7, तो यानी 7m, तो 6F/7। और अगर बी और सी के बीच में निकालना है तो यहां वाला फोर्स सिर्फ 4 को पुश कर रहा है, तो F2 बराबर हो जाएगा 4m इंटू F/7, यानी 4F/7। तो मेरे पास ए और बी के बीच के कांटेक्ट फोर्स होगा 6F/7 और बी और सी के बीच में होगा 4F/7। सेकेंड आंसर इसका हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, कई ब्लॉक लगे हुए हैं, इधर से पुश कर रहे हो तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लो, और यहां वाला कांटेक्ट फोर्स इधर वाला मास इंटू ए, तो टोटल मास 6 ए ये, यहां वाला इधर वाला मास इंटू ए, वही हमने किया है। क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कैलकुलेशन में हमें शिफ्टिंग का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। A disc of radius r centimeter of uniform thickness and uniform density sigma has a square hole with side of length L बराबर r/√2। ये जो डिस्टेंस है ये r/√2 है। One corner of the hole is located at the center of the disc and the center of the hole lies on y-axis as shown. Then the y-coordinate of position of center of mass of disc with hole, यानी जब ये काट दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास की y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पे आपका y बराबर 0 है, और ये सेंटर ऑफ मास जब ये कैविटी नहीं थी तो ये यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क थी, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी जगह पे रहेगा। लेकिन जब ये कैविटी कट जाएगी तो ये सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर जाएगा, और ये कितना शिफ्ट कर जाएगा इसका फॉर्मूला भी हमें क्लास में बताया जाता है। दिस इज इक्वल टू रिमूव्ड मास, यानी कितना मास निकाला गया है, अपॉन रिमेनिंग मास इनटू कटे हुए पोर्शन की सीजी और पूरी बॉडी की सीजी के बीच की डिस्टेंस, यानी ये। अब देखिए यहां पर हम मैथ्स लगा रहे हैं। अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है, तो ये इसका डायगोनल होगा और ये वैल्यू हो जाएगी r/2, सॉरी r/√2। इसको स्क्वायर करके जोड़ो तो r²/2 प्लस r²/2, तो ये r हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां बीच में होगा, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस r/2, तो ये r/2 आ जाएगा। ये r/2 जो सबसे मेन डिफिकल्टी होती है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर प्लेट and center of mass of the portion which is cut from the body।
तो ये r/2 आ गई। रिमूव्ड मास कितना है वो बड़ी आराम से निकलेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हो गया r/√2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा कर दिया। और रिमेनिंग मास, तो पूरी डिस्क का मास था πr² इंटू सिग्मा, और ये हट गया है तो r/√2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई r/2 करेंगे। अब आपको मैथ करनी है, काट सकते हैं, सिग्मा सिग्मा काट सकते हैं, ये r² काट सकते हैं, तो बचेगा क्या 1/2, और यहां बचेगा पाई -1/2। और मल्टीप्लाइड बाई r/2। तो ले आओ नीचे, ये 4 नीचे है, आंसर कौन सा आएगा देख लो, आंसर आएगा r ऊपर रहेगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, तो 4π-2, तो r 4 कॉमन ले लो, π-1/2, ये शिफ्टिंग है। और अगर इसको हम y=0 मानेंगे और सेंटर ऑफ मास इतना नीचे शिफ्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -r4 π-1/4, और ये थर्ड आंसर में, ये सेकेंड नहीं। फोर π-1/2 सेकेंड आंसर, ये 2 है, जब शिफ्ट किया तो कितना है 1/2 आया। हाँ, तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है। A point particle of mass 0.1 kg is executing SHM with amplitude 0.1. When the particle passes through the mean position, kinetic energy is 8 into 10 to the power -3 जूल। इनिशियल फेज ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपको एम्पलीट्यूड दिया है 0.1, साइन ओमेगा नहीं दिया है, और फाइव की वैल्यू π/4 दी है। तो ओमेगा कैसे निकालें? काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस y², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है किसी y पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पर तो हाफ, मास की जगह रख दिया 0.1, ओमेगा स्क्वायर रख दिया, एम्पलीट्यूड रख दिया 0.1 का स्क्वायर, y की जगह 0 रख दिया, और काइनेटिक एनर्जी रख दी 8 into 10 to the power -3। तो ये बना हाफ, ये तो 0 हो गया, ये 10 to the power -2 है, ये 10 to the power -1 है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 10 to the power -3 बराबर 8 into 10 to the power -3, ये कट गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 16,
ओमेगा बराबर 4, तो मेरी एसएचएल की इक्वेशन ओमेगा की जगह 4 रख देंगे तो आ जाएगी, तो 0.1 साइन 4t प्लस π/4, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। ओमेगा यहां से निकाल के वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट में आइए, अब ये क्लोज्ड आर्गन पाइप है, लेंथ एल है और एक ओपन आर्गन पाइप है, इसमें कुछ गैस की है, डेंसिटी दी गई है R1 एंड R2, compressibility of gases are equal in both the pipes, ठीक है, both the pipes are vibrating in their first overtone with length of the open argan pipe, मतलब हमें ओपन आर्गन पाइप की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसको x मान लिया पहली बार। अब दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, एक फर्स्ट ओवरटोन में है, दोनों फर्स्ट ओवरटोन में है, तो पहला वाला क्लोज्ड आर्गन पाइप है, तो 3V/4L क्लोज आर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन यही होती है, और ओपन आर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी 2V/2L। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन पाइप्स है, इसको मैंने V1 कह दिया, इसको मैंने V2 कह दिया, क्योंकि दोनों में जो गैस भरी हुई है वो अलग अलग। अच्छा भाई, और ये वाली लेंथ हमने x मानी थी ओपन आर्गन पाइप की, जो हमें निकालनी है, तो ठीक है, फिर 2 काट दिया, x बराबर कितना आ गया, V2/V1 x V2/V1 into 4/3। अब ये जो मेरे पास स्पीड्स हैं गैस की, वो होती है साउंड में, मेरे पास बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और बल्क मॉडुलस होता है 1/कंप्रेसिबिलिटी, तो 1/ρc, तो V2/V1 की वैल्यू हो जाएगी ρ1, और पहले की ये 1 वाला ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, और ये R1 अपॉन ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट भी है, ये डेंसिटीज दी गई है R1 एंड R2, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बराबर कही गई है, तो C1 और R2 इंटू C2 इंटू 4/3, C1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला 4L/3 ρ1/ρ2। कई फॉर्मूले मिला दिए गए इसमें, और अल्टीमेटली एक मिस्टेक भी हो गई, कि डेंसिटी जो R1 R2 है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ ρ1 ρ2 लिखा है, शायद वो डेंसिटी गलत छप गई है। चलिए नेक्स्ट में आइए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, आईपीस दिया गया है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइंग पावर होती है
M1 into M2 so magnifying power is the final image of an object kept at a distance 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, यहां से 5 सेंटीमीटर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी निकाल लीजिए। 1/v प्लस 1/5 बराबर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 4, तो 1/v बराबर 1/4 माइनस 1/5, एलसीएम 20 हो गया, तो 5 माइनस 4, तो v बराबर 20 आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज v अपॉन u, 20/5, और ये माइनस है वो प्लस है, और n2 हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला आपको मालूम है, तो ये फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, तो ये हो जाएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये 4 हो गया, डी 25 होता है और एफ 10 होता है। तो आओ भाई 4 प्लस 10, तो आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज 14, लेकिन ओवरऑल माइनस बनेगा क्योंकि साइन के साथ लोगे तो ये तो पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा -14। चौथा आंसर होगा। यहाँ पर ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि v तो पॉजिटिव है 20, u नेगेटिव है, तो माइनस साइन विल बी देयर, तो ये टोटल जो है माइनस साइन है, तो -14। 18, दो पोलराइड्स हैं P1 और P2 with their axis perpendicular to each other। तो एक ये पोलराइड P1 है और एक पोलराइड ये मान लो P2 है, इनकी एक्सिस परपेंडिकुलर है। अनपोलराइज्ड लाइट I is इंसिडेंट ऑन P1, ये इंसिडेंट हुई। थर्ड पोलराइड P3 रख दिया इन दोनों के बीच में कि इसकी एक्सिस इसके साथ 37 डिग्री बनाती है और यहां वाली इंटेंसिटी निकालनी है, राइट। तो देखो ये I/2 हो जाएगी क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट हो तो पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी एवरेज यही बचती है, और ये हो जाएगी I/2 cos स्क्वायर 37, माइनस लग गया, और चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो अगर इसके साथ 37 है तो इसके साथ 53 होगा, तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी I/2 cos स्क्वायर 37 cos स्क्वायर 53। I/2 37 53 की कहानी, तो ये 3 4 5 होता है, तो cos 37 4 स्क्वायर अपॉन 25 और ये 3 स्क्वायर अपॉन 25, तो 16 में नहीं है, तो I 25 25 625 हो गया, ये 16 का आधा 8 हो गया, 8 × 9,
तो फोर्थ आंसर आ जाएगा 72I0/625। 19 दो लेंस है, पावर दी गई है, तो पहले टोटल पावर निकाल लो। 15 - 5 = 10। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट निकाल लो, 100/10 यानी 10 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ है, फोकल लेंथ इसकी 10 है, और ऑब्जेक्ट एक 20 सेंटीमीटर रखा गया है, तो 2f पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पे ही बनेगी। और चाहो तो फॉर्मूला लगा दो। इस तरीके से आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। थर्ड आंसर आ जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट। टू बल्ब कंज्यूम सेम एनर्जी। अच्छा भाई, when operated at 200 volt and 300 volt, तो यानी 200 स्क्वायर अपॉन R1 बराबर 300 स्क्वायर अपॉन R2, ये आ गया। तो R1 अपॉन R2 बराबर 4/9 आ गया। यही तो कहा गया है। टू बल्ब कंज्यूम सेम एनर्जी व्हेन ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट एंड 300 वोल्ट। ठीक है। अब इन बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया, ये B1 है और ये B2 है, और मैंने 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज 3/2। तो ये दोनों सीरीज में जोड़े गए हैं, तो करंट सेम होगी। तो V1 अपॉन V2 बराबर IR1 अपॉन IR2, और R1 अपॉन R2 का रेशियो 4/9 है। तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड, तो ये भी सही है, क्योंकि पावर होती है I²R, और चूंकि करंट दोनों में सेम रहेगी, तो पावर का रेशियो भी R1/R2 होगा। और डेफिनेटली तब ये गलत हो गया, तो फोर्थ आंसर सही होगा, बी एंड सी आर करेक्ट। पैरेलल वायर्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, पहला सही है। और अगर इलेक्ट्रॉन बीम है तो इन पे रिपल्सन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं, दोनों सही है। इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। यहां पर बीम करंट बनाती है, बट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू कूलम्ब फोर्स। तो बीम्स के बीच में रिपल्सन होगा। वायर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है, तो खाली अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक इफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है सेम वैल्यू। तो इस पे 20 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये साथ साथ चलेंगे या ये साथ साथ नहीं चलेंगे। तो अगर ये साथ साथ चल रहे हैं, तो हमने मान लिया इनका एक्सेलरेशन ए। तो 20 माइनस इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, F इज इक्वल टू 3a, और ये आगे चलेगा, F बराबर 2a,
तो 20 बराबर 5 है, ए बराबर 4, एफ निकालेंगे, एफ बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी 8 न्यूटन का मुझे फ्रिक्शन चाहिए। ये हमारे पास पहली कहानी होती है, हम पहले यही मानेंगे कि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम मान लिया, इक्वेशन बना दिया। ये चीज तभी सही होगी जब यहाँ का फोर्स इतना लग सके। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 0.6 इंटू 20। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 2G होगा, तो 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आ रहा है, तो 8 न्यूटन तो लग ही सकता है। तो यानी दोनों ब्लॉक 4 के एक्सेलरेशन से चलेंगे, इसका भी एक्सेलरेशन 4 होगा। और मैं आपको आगे भी बता दूं, सपोज ये वाली वैल्यू जो फ्रिक्शन की चाहिए वो उससे ज्यादा आ जाए, तब क्या करेंगे, तब आप दोबारा इस इक्वेशन को बनाएंगे और फ्रिक्शन की जगह म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन करके दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग निकालेंगे। चलिए, द पोटेंशियल एनर्जी of the electron in the first L out orbit in hydrogen atom is E है। तो U पोटेंशियल एनर्जी वैसे निगेटिव होती है, लेकिन बट क्वेश्चन ने कह दिया है E, तो जो निगेटिव वैल्यू है वही E है, यानी हमें ध्यान में रखना होगा E इज ए निगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की आधी और साइन में नेगेटिव। तो ये -E/2 हो गई। टोटल एनर्जी यहां हो जाएगी E/2। तो टोटल एनर्जी इज E/2 और काइनेटिक एनर्जी इज -E/2। और आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो जब ये टोटल एनर्जी 0 हो जाती है, उसके बराबर लेते हैं, तो ये भी सही है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये इसके चारों स्टेटमेंट सही है, 24 के चारों स्टेटमेंट सही है। Maximum height reached by an object projected perpendicular to the surface of Earth with a speed equal to the 50% of the escape velocity from the Earth surface। तो ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो -Gmm/r प्लस हाफ m एस्केप वेलोसिटी का आधा, तो √2Gm/r इसका आधा का स्क्वायर, और कितनी हाइट तक जाएगा, सपोज h हाइट तक जाएगा, तो -Gmm/r+h। अब इसको सॉल्व करना है, हमारी मजबूरी। तो देखो, -Gmm/r बना, इसका स्क्वायर कर दो तो 2Gm और ये नीचे 8 आ जाएगा, तो 2Gmm/8
और बराबर माइनस जी mm अपॉन आर प्लस एच। तो माइनस जी mm हमने काट दिया, तो -1/r प्लस 1/4 बराबर -1/r प्लस एच। एलसीएम लो, 4r -4 प्लस r बराबर -1/r प्लस एच। अब इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और एच की वैल्यू निकल आएगी। तो r-4 और r प्लस एच बराबर -4r। तो r स्क्वायर -4r प्लस HR -4h इक्वल टू -4r। तो -4r कट गया, तो r स्क्वायर माइनस प्लस HR बराबर 4h। कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई डेफिनेटली। -GMM/r ठीक लिखा है, और जब स्क्वायर करेंगे तो 2 ये गड़बड़ हुई। यहाँ पे मैंने r नहीं लिखा, ये गड़बड़ हुई, ये वाला r छूट गया। तो बेटा यहाँ पे 4r आ जाएगा। ये तुम लोग पकड़ गए होगे कि मैंने गलत किया है। अब ये r और 4 आ रहा है, तो यहाँ तो -4 आएगा, लेकिन यहाँ पे r नहीं आएगा, यहाँ पे बेटा 1 आएगा। तो -3/4r इज इक्वल टू -r प्लस h। तो r प्लस h बराबर 4r/3, तो h बराबर r/3 आ रहा है। आंसर इसका आएगा। ये देखो जल्दी में क्या ये वाला r छूट गया था, तो मामला गड़बड़ होने लगा। तो बहरहाल थर्ड आंसर हो गया। बाकी का क्वेश्चन पेपर आपको आगे वाले सर सीपी सर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट प्रयास पे। तो बच्चों FST 31 का पेपर डिस्कशन 25 से 26 से मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो एक पॉलीटॉपिक प्रोसेस दे रखा हुआ है आइडियल गैस का, वर्क डन निकालना बच्चों। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला दैट इज P1V1 माइनस का माइनस P2V2 डिवाइड बाई गामा -1। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो डायग्राम देखते हैं। तो पहले प्रेशर है हमारा, दैट इज P1 है, दैट इज 16 P0, और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है बच्चों V0। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू बच्चों दैट इज P2 V2 की पावर गामा। तो P2 है बच्चों P0, और V2 कितना है बेटा, दैट इज 2 V0 की पावर गामा। तो यहां से अपन को बच्चों गामा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों यहां से देखिए P0 से P0 कैंसिल, तो आ जाएगा 16 V0 की पावर गामा इज इक्वल टू बच्चों 2 V0 की पावर गामा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो गामा इज इक्वल टू, तो 2 की पावर 4
2⁴ गामा। तो बच्चों 4v0 बराबर गामा, तो गामा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी यहां से, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 4। अब बच्चों निकाले थे P1V1, तो प्रेशर कितना बच्चों 16 P0, वॉल्यूम कितना बच्चों V0 माइनस का P0 V0, तो P0 और ये बच्चों 2V0 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो यह रहेगा बच्चों दैट इज 12 P0 V0 बाई 3, तो आ जाएगा दैट इज सॉरी, आ जाएगा दैट इज 14 P0 V0 बाई 3, तो 16 माइनस 2 P0 16 P0 V0 माइनस 2 V0 P0 V0, तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन। थ्रू अ लाइट of frequency monochromatic incident on metal emitted photoelectrons are different. The energy of electron emitted from inside the metal surface is lost in collisions other atom। तो बच्चों अगर हम बात करें, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि अपन क्या करते हैं बच्चों, इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं और वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। तो बोला कि उसकी एनर्जी जो है, जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, उसकी एनर्जी बच्चों खर्चा होती है ड्यू टू इंटरनल कोलिजन ऑफ मेटल सरफेस। तो बच्चों यहाँ से असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और अगर बिकॉज लगा के एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चों रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमें पता है बच्चों जब ऐसा होता है तो फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, तो 27 का फर्स्ट 28 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करेंगे, इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ सरफेस एरिया इन एक्स वाई प्लेन में बच्चों एक लूप रखा गया है। ये बच्चों एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में एक लूप रखा गया है जिसका एरिया है बच्चों दैट इज 100 यूनिट। तो इसका एरिया वेक्टर क्या बनेगा बच्चों, तो एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा दैट इज 100 j कैप। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सही, 100 j कैप नहीं 100 k कैप। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई बराबर बच्चों हो जाएगा दैट इज ई डॉट ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन जे कैप में बच्चों कितनी 3, तो 3 इंटू 100 बराबर बच्चों दैट इज 300 यूनिट। एक आसान और अच्छा सवाल था बच्चों, दैट इज 28 का सेकेंड ऑप्शन। चेक करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन, अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर। तो बच्चों 2 बॉल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर, तो 2 बॉल्स हैं जो बच्चों एक टावर से प्रोजेक्ट करी जाती हैं विद द सेम स्पीड, वन इज वर्टिकली अपवर्ड एंड अदर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बच्चों एक को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, ठीक है, सेम स्पीड से, और दूसरे को बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जाता है सेम स्पीड से, ठीक। इफ दे टेक टाइम 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर हम बात करें इसको तुमने फेंका होगा बच्चों, तो इसको समय लग रहा होगा कितना 2 सेकेंड, और इसको लग रहा होगा कितना बेटा 3 सेकेंड। तो अगर हम बात करें तो इसको 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 1 सेकेंड में ये ऊपर चढ़ रहा होगा नीचे भी आ रहा होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों 0.5 सेकेंड टाइम और लग रहा होगा, तो टोटल टाइम ऊपर से नीचे तक आने में इसको कितना लग रहा होगा बेटा 2.5 सेकेंड। तो एस बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टी बराबर बच्चों दैट इज 2.5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों एस बराबर आ जाएगा दैट इज ये आ जाएगा 5 इंटू 625 6.5। तो बच्चों ये आ जाएगा करीब 30 के आसपास। तो अगर जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 30। तो ये हो जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन। 29 का एक आसान सवाल था, बस आपको सोचना था कि पार्टिकल्स कैसे ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, दोनों का टाइम का क्या रिलेशन है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है 0। तो ये वाला पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब अगर हम बात 3 वेसल्स हैं कंटेनिंग
इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो बच्चों वॉल्यूम इक्वल है, ये ध्यान देने वाली बात है। जो हमारा एक कन्वेंशनल सवाल आता है दैट इज कि भैया ये बताओ कि तीनों हैं, तीनों में अगर हाइट सेम है तो बताओ प्रेशर कितना। सो प्रेशर तो बच्चों सेम होगा, ठीक। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी एच, तो हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों सेम है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अगर हम बात करेंगे तो और दिस इज इक्वल टू बच्चों रो जी एच, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो अगर हम बात करें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम फिल करेंगे बच्चों, तो ये बच्चों बाहर की साइड ओपन है कंटेनर, तो इसमें हाइट कम आएगी, इसमें हाइट बराबर आएगी बच्चों, और इसमें हाइट क्या आएगी, सबसे ज्यादा आएगी। तो ये जो सी कंटेनर है ये सबसे ज्यादा फोर्स बॉटम पे अप्लाई कर रहा होगा, और बच्चों इस टेस्ट का ये सबसे अच्छा सवाल है। तो मैक्सिमम इन वेसल सी, तो सेकेंड ऑप्शन बच्चों। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31, अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स एफ। तो बच्चों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंसाइल फोर्स एफ बच्चों लगाते हैं। द शियर स्ट्रेस मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद विद एक्सिस ऑफ द रॉड। तो अगर हम बात करें बच्चों शियर स्ट्रेस विद एक्सिस ऑफ रॉड, तो अगर हम यहां से बच्चों इसका एक सेक्शन बना देते हैं जो कि 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये अगर बच्चों कितना है, दिस इज एंगल इज 30 डिग्री एंड फोर्स अप्लाइंग, तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और इसे फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आ जाएगा बच्चों दैट इज एफ कॉस 30, और एक बच्चों आ जाएगा दैट इज एफ साइन 30। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो तो हमारा शियर स्ट्रेस आ जाएगा दैट इज एफ कॉस 30 डिवाइड बाई ए इंटू एफ साइन 30, ए इंटू ए बाई ए बाई साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो जाएगा एफ रूट 3/2, ए इंटू बेटा 1/2, तो जाएगा दैट इज एफ रूट 3/4 ए। तो बच्चों आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन एफ रूट 3/4 ए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 31, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ग्रेजुअली श्रिंकिंग मेंटेनिंग इट्स शेप, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बच्चों अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू -3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल दैट इज जी एम बाई आर, रेडियस के बराबर होगा बच्चों। तो अगर हम बात करें तो वीपी इज इक्वल टू वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बच्चों। तो रेडियस डिक्रीज कर रही है बच्चों, तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, लेकिन निगेटिव में तो बच्चों क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक अच्छा सवाल है बच्चों, चलो देखते हैं। तो एक थिन कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ एफ दे रखी है, ठीक है। वन ऑफ हाफ इज शिफ्टेड अ थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो बच्चों इसकी फोकल लेंथ एफ है, ठीक। वन हाफ इज शिफ्टेड द ऑप्टिकल एक्सिस एज सुन द सेपरेशन बिटवीन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहां से हमें v प्लस यू बराबर दे रखा है 1.8, क्या ये बात क्लियर है। द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ प्लेन मिरर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म इज 2 टाइम्स। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों v बाई यू बराबर बच्चों 2, तो अगर हम बात करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u। तो यहां पर बच्चों पुट करते हैं वैल्यू दैट इज 2 टाइम्स ऑफ u प्लस u बराबर 1.8।
तो बच्चों 3u बराबर बच्चों 1.8, तो u बराबर 1.8/3, तो आ जाएगा दैट इज 0.6। तो u बराबर बच्चों 0.6, तो u की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1.2। आप लगा देते फोकल लेंथ। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों 1/v, तो v कितना बेटा है, दैट इज 1 2, और बच्चों प्लस का 0.6 और बराबर बच्चों 1/f। तो यहां से बच्चों ये आ गया और यहां से ये आ गया, डेसिमल हटाया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो यहां पर आ गया दैट इज 30/12 इज इक्वल टू बेटा 1/f। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों दैट इज 12/30। तो 12/30 मतलब दैट इज 4/10, और f इज इक्वल टू बच्चों 0.4। और ये एक और अच्छा सवाल बच्चों, तो फोकल लेंथ बच्चों आ गई कितनी 0.4, और d डिस्टेंस कितनी आई बच्चों, दैट इज 0.6। तो थर्ड ऑप्शन और एक अच्छा सवाल था बच्चों, जिसको आप रिवीजन के लिए रख सकते थे। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज भी इसकी अटपटी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑब्जर्व्ड बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू बेटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों नीट एस्पेक्ट से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों अगर डबल कर दी है, तो फ्रीक्वेंसी अगर डबल करी है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ बच्चों हमारा क्या डिक्रीज करेगा, तो लैम्डा हो जाएगा हाफ। तो फ्रिंज विड्थ जो आएगी बीटा डैश बराबर बीटा बाई 2, तो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई 2, तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी बीटा बाई 2, तो बिकम हाफ बच्चों बीटा बाई 2। सेकेंड ऑप्शन एक अच्छा सवाल था बच्चों, और मैं बताता भी हूँ कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 एक शानदार सवाल है बच्चों। अगर हम बात करें कि इसके पाथ में बच्चों एक कैपेसिटर लगा दिया गया है, तो कैपेसिटर का बच्चों दूसरा नाम है डीसी ब्लॉकर। क्या नाम बच्चों, डीसी ब्लॉकर। तो ये डीसी पाथ को क्या करता है, ब्लॉक करता, तो ये पाथ हो जाएगा ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं। तो करंट बच्चों 2 एम में पूछी गई, तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले आर इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 R2, तो 2 इंटू 3 और डिवाइड बाई बच्चों 2 + 5, और प्लस का सीरीज में बच्चों 2.8। अच्छा बच्चों डीसी ब्लॉकर है, तो ये जैसे ही कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा इस पाथ को कर देगा ब्लॉक, तो इसको अपन डायग्राम से यहां से हटा भी सकते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा दैट इज 6/R1 R2 3 to 5, तो बच्चों तो 6/5, तो 6/5 की अगर हम बात करें तो बच्चों 1.2 + 2.8, तो 1.2 + 2.8, तो ये हो जाएगा कितना 10, और ये हो जाएगा कितना 4। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास बच्चों आ गया 4। अब हम करंट निकालते हैं, ये सेल कितनी करंट निकाल रहा होगा। तो जैसा कि हमको पता है V इज इक्वल टू बच्चों I इंटू आर, सो I बराबर V/R। तो वोल्टेज कितना बेटा 6, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4, तो हमारे पास में 3/2, और ये आ जाएगी करंट 1.5। तो ये सेल जो है बच्चों 1.5 करंट क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। तो यहां से बच्चों 1.5 करंट आ रही होगी। और जब भी आपको बच्चों ये पता चल जाए कि ये सेल कितनी करंट रिलीज कर रहा है, और दो ब्रांच पैरेलल हो, तो इसमें जो करंट जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, तो जिसमें निकालना हो बच्चों उसको छुपा लो, तो इसको छुपा लेंगे। मान लेता हूं मैं निकालना पहली ब्रांच में I1, तो इसको छुपा लिया बच्चों। दूसरी ब्रांच पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों उन सब का बच्चों सम लिख लेना, यहाँ पे एक ही लगा हुआ 3, तो 3 और डिवाइड बाय दोनों का सम दैट इज 3 + 2, और इनटू बेटा जो करंट डिवाइड हो रही है 1.5। तो अगर हम I1 की अगर हम बात करें तो 3/5 इंटू बेटा 1.5, ये आ जाएगा, डेसिमल हटाया बच्चों 0 लगा, 3 5 जा 15 5 3 जा बच्चों 15, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 9/10, तो बच्चों 0.9 एम्पियर। अगर 3 एम्पियर में 3 को छुपा लेते, 2 को ऊपर रखते, डिवाइड बाय दोनों का सम इंटू फ्लो करने वाली करंट। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों 0.9 एम्पियर, यह भी एक अच्छा सवाल था। ये एफएसटी बच्चों एक अच्छा है, और जिसमें बच्चों क्वेश्चन अच्छे अच्छे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अच्छा ठीक है। एन आइडियल गैस इज फाउंड टू बी
एडिशनल लॉ दैट इज पीवी P into V की पावर 3 बराबर कांस्टेंट। द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। तो गैस का बच्चों इनिशियल टेम्परेचर T है और उसका वॉल्यूम क्या है बच्चों, V है। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम इज, तो बच्चों मान लेते हैं T2, जब वॉल्यूम क्या हो जाए 4V के बराबर हो जाए। तो यहां पर अपन को P का टर्म नहीं चाहिए बच्चों, तो क्या करेंगे, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। और अगर हम बात करें तो P बराबर आ जाएगा बच्चों nRT बाई V। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, P की जगह पे पुट करते हैं बच्चों, दैट इज nRT बाई V इंटू बेटा V की पावर 3 बराबर कांस्टेंट। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बच्चों एक V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा T V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज T1 V1 स्क्वायर बराबर बच्चों दैट इज T2 V2 स्क्वायर। तो पहले टेम्परेचर था T, वॉल्यूम था V स्क्वायर, बाद में टेम्परेचर बच्चों हो गया कितना T के बराबर, और वॉल्यूम टेम्परेचर बच्चों T2 हो गया और वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों 4V। तो 4V को लिखेंगे 16V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, तो T2 बराबर आ जाएगा दैट इज T2 बराबर आएगा दैट इज T बाई 16। चेक करें बच्चों, T बाई 16, तो T बाई 16, तो ये बच्चों हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अब देखो बच्चों ये एक ध्यान देने वाला सवाल है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 7, तो आप बच्चों बेधड़क आप इसको प्योर सेमीकंडक्टर लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें तो बेसिक कंडीशन क्या होती, Ne बराबर NH, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ होल्स। इसका मतलब है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो प्योर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर बच्चों कहीं पर भी एक कंफ्लिक्टिंग सवाल है थोड़ा सा, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाए तो बच्चों प्योर और इम्प्योर हो सकता है। क्यों, एक ऐसा केस बन सकता है कि हम कंडक्टर में से डोपिंग करें और डोपिंग करने के बाद में उसमें पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट डोपिंग करते हैं। ठीक है, और इस रेशियो से डोपिंग करें ताकि उसमें Ne बराबर NH आ जाए, तब भी हम उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन बच्चों ये एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करेंगे तो आपको प्योर करते हैं तो सही है। लेकिन अगर जिस बंदे ने प्योर में भी प्योर और इम्प्योर किया है वो भी सही है बच्चों। ठीक है, थियोरेटिकली। और अब अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन का होगा क्या बच्चों, तो ये क्वेश्चन जाएगा आपके बोनस में। अब बोनस में क्यों जाएगा बच्चों, अब बोनस मिलता कब है, तो पहले ये बात समझ लीजिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा है बच्चों, अगर आपको डाउट है कि लग रहा है कि मतलब गलत हो सकता है क्वेश्चन, आपने पढ़ा है, आप श्योर शॉट हैं, तो बच्चों उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। बोनस बेसिकली मिलता किसको है, जो अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 नंबर सबको मिल जाएंगे, सबको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बोनस का कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज बोनस फॉर ऑल ऑफ यू। तो क्वेश्चन नंबर 38, what will be the phase difference between virtual voltage and current the whatless current। तो अगर हम बात करें बच्चों तो पावर बराबर आ जाएगा दैट इज वी आई कॉस फाई। तो वॉटलेस करंट है तो कॉस फाई बराबर बच्चों 0, तो फाई बराबर बच्चों 90 डिग्री। तो फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो इसका बच्चों फर्स्ट ऑप्शन 38 का फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आसान पेपर था बच्चों, लेकिन आपको इस पेपर में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 39 एक अच्छा सवाल है, इसीलिए बच्चों न्यूलाइट की टेस्ट सीरीज बेस्ट टेस्ट सीरीज कही जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए पॉलीटॉपिक प्रोसेस 3 ट्रांसलेशन है, तो अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की या एनर्जी की बात करेंगे तो 3 बच्चों ट्रांसलेशन है और रोटेशनल है और वाइब्रेशनल है बच्चों। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, और वाइब्रेशनल का बच्चों फैक्टर आता 2 का हमेशा। तो यहां से टोटल इक्विपार्टीशन एनर्जी के हिसाब से ये एनर्जी 2 प्लस एफ हो जाएगा। टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है
वो 2 प्लस एफ हो जाएगा। और बच्चों हमें पता है दैट इज Cp बाई CV इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस 2 बाई एफ। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बेसिकली वी हैव टू फाइंड गामा दैट इज 1 प्लस 2 बाई एफ। तो 1 प्लस 2 बाई एफ, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो बच्चों 6 प्लस 2 एफ। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो 6 प्लस 2 एफ प्लस 2 बाई बच्चों 6 प्लस 2 एफ। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज 8 प्लस 2 एफ बाई 6 प्लस 2 एफ। तो बच्चों यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल करते हैं तो आ जाएगा बच्चों 4 प्लस एफ डिवाइड बाई बच्चों 3 प्लस एफ। चेक करें सही ऑप्शन क्या है बच्चों। तो 4 प्लस एफ डिवाइड बाई 3 प्लस एफ, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, तो 40 की अगर हम बात करें, अ बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज हॉरिजेंटल पोजीशन। तो बच्चों एक बॉब ऑफ पेंडुलम है जो इसको हॉरिजेंटल पोजीशन से रिलीज करते हैं, ठीक। ऑफ लेंथ बच्चों 1.5 मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड which the bob arrive at lowest point, it dissipate 5% of initial energy बच्चों। तो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी एनर्जी क्या होगी? तो बच्चों इसका लेंथ है 1.5। तो तुम्हें पता है बच्चों इसके पास इनिशियली एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh के बराबर, m और g और h कितना बेटा 1.5। तो 5% इसका डिसिपिएट कर दिया बच्चों, तो बची कितनी 95%, 95%, और बराबर बच्चों यही इसकी चेंज होगी किसकी काइनेटिक एनर्जी में, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल बच्चों, g से g कैंसिल बच्चों, और ये आ जाएगा दैट इज 95 इंटू 3 बाई 10। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों दैट इज ये कितना आ जाएगा 5 3 जा 15 28, और बाई बच्चों इसको 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बाई बच्चों 10, तो वी स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम बात करें तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा दैट इज 28.5। तो तुम्हें पता है बच्चों 5 से ज्यादा होगा आंसर, और 5 से ज्यादा आंसर बच्चों यही है कंपेरेबल, तो थर्ड ऑप्शन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों थर्ड ऑप्शन एक अच्छा सवाल था। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों एक आसान सवाल है, और जिसमें आपको दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वी नॉट इज इक्वल टू। तो बच्चों बी नॉट बराबर दे रखा है 510 नैनो टेस्ला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। व्हाट द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पार्ट? तो ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी। तो बच्चों ई नॉट बराबर दैट इज बी नॉट इंटू सी, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 510 इंटू 10 की पावर -9 इंटू बेटा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाएगा 3 और 5 3 जा 15, तो 15 ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर -1, तो 0 खत्म। तो 153 न्यूटन पर कूलॉम, 153 न्यूटन पर कूलॉम। तो चेक करें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन। फिर इसकी यही खासियत है, सही है तो बच्चों तुरंत ऑप्शन मिल जाएगा, गलत होगा तो मतलब नहीं मिलेगा, तो आपको नया ऑप्शन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक। When the current in a coil changes from 8 एम्पियर टू बच्चों 2 एम्पियर, तो करंट इन अ कॉइल बच्चों 8 एम्पियर से 2 एम्पियर जाता है, और जिसका बच्चों टाइम दे रखा हुआ है दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड, ठीक। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल बच्चों 2 वोल्ट दे रखा हुआ है। तो हमें पता है दैट इज E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक। तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछना है बच्चों, तो ईएमएफ बच्चों 2 है, इंडक्टेंस नहीं पता है, एल डी आई बाई, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 2 माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाई टाइम बच्चों 3 इंटू 10 टू पावर -2। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों 6 इंटू 10 टू पावर -2 बराबर एल इंटू 6, तो 6 6 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, एल बराबर बच्चों 10 की पावर -2,
10 की पावर -2, तो बच्चों यहां देखें तो 10 की पावर -2 तो नहीं है। द सेल्फ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी बच्चों चाहिए, तो बच्चों इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। चेक करें बच्चों, मिली हेनरी में चाहिए तो बच्चों मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन होगा। चेक करें, फोर्थ ऑप्शन होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43, द मैकेनिकल वेव जनरेटेड इनसाइड द मेटल पीस कैन बी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, वेव जनरेटेड, मैकेनिकल वेव जनरेटेड इनसाइड मेटल पीस कैन बी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल। वेव जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ क्रिएटिंग वेव बच्चों। तो ये आपका रीजन सही है बच्चों, असर्शन क्या है, गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट बच्चों। तो एक बच्चों बॉडी है जिसका मास क्या है, 2 kg है और इनिशियली एट रेस्ट है बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 kg की एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन और हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो 7 न्यूटन के फोर्सेस को चलाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा 0.1, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अगर हम बात करें तो 20 न्यूटन इधर लगेगा बच्चों, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, नॉर्मल की वैल्यू 20 होगी और फ्रिक्शन होगा कितना, दैट इज 0.1 बराबर 2 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो अगर हम बात करें तो नेट फोर्स इस पे कितना लगेगा, एफ नेट लगेगा 7 माइनस 2 बराबर 5 न्यूटन। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F/1, तो 5/2। और 10 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो एस बराबर हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो 5/2 इंटू टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो आ जाएगा कितना, 25, और यह आ जाएगा एस बराबर 125। तो पूछा बच्चों वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कितना वर्क किया गया। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर निकालेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है बच्चों, दैट इज 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना, 125। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का 250, लेकिन बच्चों वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आएगा दैट इज 250। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम किया गया, तो प्लस 250 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 44 और फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें, डायमेंशन का एक हल्का सा सवाल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, दैट इज पी नॉट हियर इज कांस्टेंट। तो पी नॉट बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो बच्चों ये एक्सपोनेंट है, ये डायमेंशन लेस होगा और बी और टी की डायमेंशन बराबर होगी। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज पी टाइम्स ऑफ पी नॉट प्लस ए बराबर इंटू टी बच्चों, और इन दोनों की डायमेंशन बराबर होंगी तो ए की डायमेंशन ए बराबर लिख सकते हैं P/T, और P प्रेशर है तो बच्चों फोर्स अपॉन एरिया इंटू टी। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों MLT-2 और एरिया का बच्चों L2 और T। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज ML-1 T-3। चेक करें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही, ML-1 T-3। तो मेरे ख्याल से बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ML-1 T-3। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें बच्चों, अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट ऑब्लिकली। तो बच्चों एक बॉल है जो v वेलोसिटी से जाती है और बच्चों ये रेस्ट पे है, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी बच्चों 0 है, ये a है और ये b है। तो अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन बच्चों क्या होगा, अब इलास्टिक कोलिजन है, मूव बॉल स्टॉप स्टेशनरी, तो ये तो बच्चों बहुत गलत है। दूसरी स्पीड ऑफ बॉल इज v/2 90 डिग्री ईच। तो बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लो बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, अ सॉलिड सिलेंडर मास 5 kg बच्चों दे रखा है, अ सॉलिड सिलेंडर मास 5 kg दे रखा है, अबाउट एक्सिस विद एंगुलर स्पीड बच्चों ओमेगा दे रखा है दैट इज 100
रेडियन पर सेकेंड बच्चों दे रखा हुआ है, और द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो आर बराबर बच्चों 0.5 मीटर दे रखा हुआ है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन बच्चों, तो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो बच्चों बताओ सॉलिड सिलेंडर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर बच्चों दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ ऑफ आई कितना होगा, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, तो बच्चों एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/4, मास कितना बच्चों 5 kg है, रेडियस कितनी बच्चों दैट इज 0.5 इंटू 0.5, और ओमेगा स्क्वायर कितना बेटा 100 इंटू 100। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा इतना, यह आ जाएगा 25, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो दोनों जीरो हटा देते हैं, तो 25 और बच्चों इंटू 25 इंटू 5, तो 625 और इंटू 5, तो आ जाएगा बच्चों दैट इज 31,125। चेक करो जल्दी से बच्चों, 31,125, तो 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 और 1, तो 31,25 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48, अ बॉडी अटेन हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों तो अगर हम बात करें तो किसी बॉडी को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर फेंक रहे हैं बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं इनिशियली बच्चों, उसको दी गई थी हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर, और बच्चों माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, और बच्चों भेज दिया उसको काइनेटिक एनर्जी 0, और दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r के बराबर। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं बच्चों, तो रहेगा हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर बराबर माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r प्लस का दैट इज जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम आई आर इंटू 2 और इंटू 2 बच्चों। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r। चेक करें बच्चों, वेलोसिटी नहीं पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2r क्वेश्चन नंबर 48 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। और अगर हम बात करें बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों कुछ इस प्रकार है, वर्नियर कैलिपर पर एक सवाल है, और ये सवाल क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, द वर्नियर कैलिपर हैज पॉजिटिव जीरो एरर। तो वर्नियर कैलिपर में बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देन while taking measurement the reading taken by more than actual reading। बच्चों एकदम सही जवाब है। ठीक है, the zero error in vernier caliper might be happened due to a manufacturing defect due to rough handling। तो बच्चों ये बात एकदम सही है, लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का बच्चों आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन सही होता है, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और अगर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन होता। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, तो 50 की तरफ बच्चों टू पार्टिकल्स ए एंड बी A is projected with speed VA। तो एक पार्टिकल है बच्चों, A को VA से फेंकते हैं विद एंगल 60 डिग्री, तो हो जाएगा दैट इज VA cos 60, और ऊपर की तरफ बच्चों VA sin 60। ठीक है, एट दैट इंस्टेंट सेकेंड पार्टिकल इज बॉट वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे यहां पर बच्चों वेलोसिटी होगी दैट इज
वी ए कॉस 60 के बराबर, और इसको बच्चों वी बी से थ्रो करते हैं। ठीक है, इफ टू पार्टिकल कोलाइड, तो दोनों अगर कोलाइड करते हैं, तो अगर बच्चों कोलाइड करेंगे तो दोनों की डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर होंगी। तो एस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एस बी। तो अगर हम बात करें, तो ए की अगर हम बात करें बच्चों, तो ए कितना होगा, दैट इज वी ए कॉस 60 इंटू टी माइनस का हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। और बी की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो v बराबर, तो b वाला कितने चल रहा होगा, अब b वाला बच्चों चल रहा है y डायरेक्शन में हाइट, तो दैट इज vb इंटू टी माइनस का हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। तो ये बच्चों खत्म, ये खत्म, ठीक है। और यहाँ बच्चों t से t खत्म, तो वी ए कॉस 60 बराबर बच्चों vb, सॉरी यहाँ पर बच्चों y डायरेक्शन की वेलोसिटी लेंगे, क्या हो जाएगा, दैट इज वी ए साइन 60। तो बच्चों वी ए साइन 60 इज इक्वल टू वी बी, तो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू बेटा 1 बाई साइन 60। अब 1 बाई साइन 60 कितना होगा बच्चों, 2 बाई रूट 3 इज अ करेक्ट आंसर बच्चों, सेकेंड। तो ये बच्चों 50 क्वेश्चन हुए, और 25 से बच्चों 50 बहुत ही अच्छे सवाल थे। उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आप अपने पेपर में रिवीजन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार FST 31st का क्वेश्चन डिस्कशन हुआ कंप्लीट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।